आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आपकी जो फ्लेमिंगो की जो पहली बुक है उसका हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे थे। यानी कि जो पहला पार्ट था आपका प्रोज, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसका हमने आधा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया है। और इस समय जो चल रहा है आपका पोएट्री का सेशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 10 नंबर के आते हैं, इसलिए इसको समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो बेटा, हमने इससे पहले पार्ट में अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम और जितने भी उसके जो स्टैंजा हैं उन सबको डिस्कस किया था, उनके अनुवाद को बताया था। और आज का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, हमने बताया था क्या डिस्कस करेंगे हम? समरी ऑफ द पोएम, यानी कि जो ये पोएम है इसकी समरी को देखना है। समरी अगर आपके माइंड में है तो बेटा इससे एक बेनिफिट मिलता है, वो क्या है समझ लीजिए। यानी कि जो एग्जाम में आपका पैसेज आता है छांटने के लिए, स्टेंजा आता है, यदि आपको समरी याद है तो आप उस स्टेंजा के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसरों को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, हम इसके जो भी इसके क्वेश्चन आएंगे जो पैसेज के अंदर, उन सबको डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से और उनको बताएंगे कि छांटते कैसे हैं। और यदि आप छांटना भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आंसर कैसे बना सकते हैं। तो छांटना और बनाना दोनों ही चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है बेटा? तो शुरू करते हैं। ऑन, ऑन में से होता है पर, यहां लेकिन को के अर्थ में आएगा। वन माने एक दिन, किसके दिन? फ्राइडे। तो ऑन वन फ्राइडे, यानी एक दिन, फ्राइडे में क्या होता है? शुक्रवार। तो एक दिन शुक्रवार को क्या हुआ था? द पोएट, यानी कि जो कवित्री थी, वाज गोइंग, वो जा रही थी। कहां जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट, यानी कि जो कोचीन जो हवाई अड्डा था वो वहां पर जा रही थी। फ्रॉम हर, कहां से? पेरेंटल होम, जो उनके माता पिता का घर था। पेरेंटल में क्या होता है बेटा? जो माता पिता होते हैं उनको बोलते हैं पेरेंटल। एक एक वर्ड का मीनिंग समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो पेरेंटल क्या होता है? माता पिता। होम मिस तो घर जानते ही हैं, माता पिता का घर, ठीक। तो एक दिन, यानी कि एक दिन शुक्रवार को, एक दिन शुक्रवार को कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन जो हवाई अड्डा है वहां पर जा रही थी। तो एक एक चीज क्लियर हो रही है ना? ठीक बेटा, एयरपोर्ट में क्या होता है? हवाई अड्डा। हर एज, मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, यानी कि हर एज में होता है बूढ़ी, कह सकते हैं आप इनको, क्या है? बूढ़ी, यानी कि उनकी बूढ़ी मां, उनकी वृद्ध मां। हर एज में क्या होता है? वृद्ध या बूढ़ी भी कह सकते हैं। तो उनकी जो वृद्ध मां थी, किसकी? कवित्री जो है कमला दास, उनकी जो बूढ़ी मां थी, वाज सिटिंग, बैठी हुई थी, बिसाइड हर, उनके पास कह सकते हो, उनकी बगल में कह सकते हो। यानी कि उनकी जो बूढ़ी मां थी वो उनके पास, उनकी बगल में बैठी हुई थी। और क्या था? कहां पर? इन द कार, किसमें बैठी हुई थी? कार में। यानी कि उनकी जो बूढ़ी मां थी वो उनके साथ कार में बैठी हुई थी। तो क्लियर है बेटा? एक एक वर्ड को समझना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ है जो एग्जाम में आता है, इसीलिए पहले हम आपको पका रहे हैं। जब पूरी तरह से पक जाओगे तभी तो इसके जो क्वेश्चन समझ पाओगे। तो इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? पूरे जो पोएम है उसके अनुवाद को बताया था। क्यों? क्योंकि जब पूरी तरह से जो इसके स्टैंजा हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर छांटने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेरे हिसाब से चलोगे, मैं गारंटी देता हूं, एक एक क्वेश्चन को ऐसा कंप्लीट करा दूंगा जिसको आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बेटा? तो आगे चलते हैं। हर फेस, यानी कि उनका चेहरा, हैड लॉस्ट, खो चुका था, उनका जो चेहरा है वो खो चुका था। ग्लोरी माने वैभव होता है या रौनक भी कह सकते हैं। ग्लोरी में क्या होता है? वैभव या रौनक, रौनक।
यानी कि उनका जो चेहरा था वो खो चुका था क्या, रौनक, एंड कलर, और क्या, रंग। यानी कह सकते हैं कि उनका जो चेहरा था, उनके जो चेहरे का जो रंग था और उनकी जो रौनक थी वो कैसी पड़ चुकी थी, वो फीकी पड़ चुकी थी। कैसी पड़ चुकी थी बेटा, फीकी पड़ चुकी थी। या और ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो चेहरा था उसका, उसकी रौनक और उसका रंग लॉस्ट माने खो चुका था। क्या है बेटा, खो, लॉस्ट मीन्स खोना होता है। तो उनके चेहरे का रंग और रौनक दोनों ही खो चुकी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। द पोएट फेल्ट, द पोएट माने कवित्री ने, फेल्ट माने महसूस किया या अनुभव किया। फेल्ट मीन्स क्या होता है बेटा, महसूस करना, या कह सकते हो कि अनुभव करना। एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग बताया जाएगा, जो हमारे हिसाब से जो डिफिकल्ट लगेगा उसका हम बताएंगे, और आपके हिसाब से भी लगेगा उसका भी बेटा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो द पोएटेस फेल्ट यानी कि कवित्री ने महसूस किया। सैड माने दुख महसूस किया। क्या महसूस किया, दुख। कब, ऑन सीइंग माने देखने पर, हर मदर्स एजिंग कंडीशन, यानी कि कवित्री ने दुख महसूस किया। सैड मीन्स क्या होता है बेटा, दुख, समझते होंगे, सिंपल सा वर्ड है। ऐसे वर्ड का मीनिंग क्या लिखना, ऑन सीइंग माने देखने पर, हर मदर्स एजिंग कंडीशन। एजिंग कंडीशन क्या होता है, वृद्धावस्था कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वृद्धावस्था। यानी कि कह सकते हैं कि कवित्री ने बड़ा दुख महसूस किया, बड़ा दुख का अनुभव किया जब उन्होंने अपनी मां की वृद्धावस्था को देखा। एजिंग कंडीशन, उम्र की अवस्था कह सकते हैं, या फिर वृद्धावस्था को देखा तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें बड़ा दुख का अनुभव हुआ, उन्हें बड़ा दुख महसूस हुआ। बट लेकिन आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बाहर, वर्ल्ड यानी बाहरी संसार, वाज था, स्टिल माने भी फुल ऑफ लाइफ, जीवंत। कैसे, जीवंत, एंड एक्टिविटी और क्रियाशील। यानी कि बाहर का जो संसार था कैसा था, जीवंत और क्रियाशील। यानी कि जीवित कह सकते हैं और क्रियाशील। क्रियाशील क्या होता है कि उसमें मूवमेंट हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, मूवमेंट हो रही थी, उसमें गति हो रही थी। यानी कि बाहर का जो माहौल था, बाहर का माहौल क्या था, बाहर का माहौल ये था कि जो पेड़ थे, वो पेड़ थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो यंग पेड़ थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि दौड़ रहे हैं। कब, जब उन्होंने कार की खिड़की से देखा। यानी कि जो पोएट कमला दास थी, उन्होंने जब कार की खिड़की से देखा तो पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कि दौड़ रहे हों, दौड़ लगा रहे हों। बात समझे। फिर दूसरी बात उन्होंने कौन सी अनुभव की, दूसरी बात ये अनुभव की उन्होंने कि जो बच्चे थे वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और घर से निकल रहे थे। यानी कि जो बच्चे थे वो बड़े खुश थे और खुश होते हुए घर से जा रहे थे। तो ये दो बातें थी जिनसे जो हमारी कमला दास थी वो बहुत ज्यादा दुखी थी कि ये चीजें कैसी हैं, बड़ी खुश हैं, बड़ी उम्दा हैं, लेकिन मेरी जो माता जी हैं वो कैसी हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। इस बात का उनको दुख था। तो बट आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि बाहर का जो संसार था, वाज स्टिल फुल ऑफ लाइफ, कैसा था, जीवंत था। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी, और कैसा था, क्रियाशील। यानी बाहर का संसार जीवंत और क्रियाशील था। समझ गए होंगे आप बेटा। आगे चलते हैं। सी लुक्ड, सी माने उन्होंने, लुक्ड माने देखा, अगेन उन्होंने फिर से देखा, टुवार्ड की ओर, की ओर। टुवार्ड में क्या होता है बेटा, की ओर। एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा ताकि जब आप मेरे बताने के बाद अगर स्वयं भी इसको पढ़ोगे तो आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या था, सी लुक्ड अगेन टुवार्ड, यानी उन्होंने फिर से देखा। टुवार्ड्स माने की ओर, किसकी ओर, हर मदर, अपनी माता की ओर। उन्होंने अपनी माताजी की ओर फिर से देखा। यानी कि जब वो कार में जा रही थी तो उस समय तो उनके साथ बैठी थी,
उनका ध्यान 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 जो था वो कार चलाने में था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। तब क्या हुआ? हु माने जब जो होता है, हु वाज लाइक, लाइक मीन्स तरह तरह, ए लेट विंटर मून। तो जब उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा तो हु वाज लाइक, जो थी कैसी थी? लेट यानी देरी से, विंटर मतलब जाड़ा कह सकते हैं, ठंड कह सकते हैं, मून यानी कि जब जाड़े के मौसम में जो चंद्रमा होता है वो जो देर से निकलता है, एक तो कैसे निकलता है? देर से निकलता है, और दूसरी बात वो बहुत ही धुंधला कैसा दिखाई देता है? बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, और कहा जाए तो बहुत ही भद्दा दिखाई देता है। तो कवित्री जो कह रही हैं कि उनका जो चेहरा था वो कैसा लग रहा था? वो उनको जो देर से निकलने वाले जो चंद्रमा होता है, जो जाड़े के मौसम में चंद्रमा देरी से निकलता है, तो उनका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था, या उनकी जो कंडीशन थी वो ऐसी लग रही थी। हर चाइल्डहुड फियर, और हर माने उनके, चाइल्डहुड माने बचपन, फियर माने भय, भय या फिर डर कह सकते हैं बेटा। तो चाइल्डहुड फियर रिवाइव्ड, यानी कि उनका जो बचपन का भय था वो फिर से क्या हो गया? रिवाइव्ड, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जीवित हो गया। क्या हो गया? जीवित हो गया। या एक और वर्ड है, इसको कह सकते हैं साकार। क्या हो गया? साकार हो गया। यानी कि उनका जो बचपन का जो भय था, बचपन का जो डर था उनका, वो फिर से क्या हो गया? फिर से जीवित हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि वो फिर से साकार हो गया। आगे नेवरदलेस, इसका मतलब होता है फिर भी तो भी। नेवरदलेस में क्या होता है? फिर भी तो भी। सी बेड गुड बाय, देखो इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैं बता दूं आपको। देखो बेड, ये हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया था बेटा, आपने पढ़ा होगा कि जो इसका क्या था कि कुछ शब्दों के, यानी कि जब आर एस के बाद में क्या होता है? गुड बाय, गुड नाइट, एड्यू, फेयरवेल, ये शब्द आते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम बेड का प्रयोग करते हैं। तो वही सेंटेंस लिया है बेटा इसमें, ताकि यदि आप हर चीज को बढ़िया तरह से समझोगे, जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, या सेंटेंसेस हो, या ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज हो ग्रामर की, उसका यूज आपको आपका जो टेक्स्ट का जो सिलेबस है उसमें आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो नेवरदलेस, फिर भी, सी बेड गुड बाय, फिर भी उसने क्या कहा? अलविदा कहा। किससे? टू हर एज्ड मदर, जो उसकी बूढ़ी माँ थी, जो उसकी वृद्ध माँ थी, फिर भी उसने उससे क्या कहा? अलविदा कहा। विद ए स्माइल, कैसे अलविदा कहा बेटा? मुस्कान के साथ, यानी मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। कैसे कहा? मुस्कुराते हुए। क्यों? कि यदि माँ बूढ़ी है और उनको ये आभास हो चुका है कि अब मेरा जीवन, कुछ ही दिनों का मेरा जीवन बचा हुआ है, तो इस बात से जो उनकी बेटी थी कमला दास, वो बहुत दुखी थी कि कुछ समय बाद जो मेरी माँ है वो मुझे यहाँ से छोड़ के चली जाएंगी। आई मीन यानी उनकी डेथ हो जाएगी। विशिंग टू मीट हर अगेन, और इच्छा प्रकट करते हुए कहा। पहली बात मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बात विशिंग टू मीट, और इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। क्या कहा? मैं तुमसे फिर मिलूंगी। आफ्टर ए स्पेन ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय बीतने के बाद। क्या कहा बेटा उन्होंने? कि कुछ समय बीतने के बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ये बात उन्होंने कही। किसने कही? ये बात बेटा कमला दास, जो हमारी पोइट हैं, पोइट्री हैं, पोइटेस हैं कमला दास, उन्होंने कही। ठीक है, तो एक बार पहले इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्यों? कि जब क्वेश्चन देख लेंगे और जब हम स्टेंजा को पढ़ेंगे तो आधे से ज्यादा हमारा जो स्टेंजा है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरी थिंकिंग है, मेरा तरीका है, तो मेरे तरीका से चलना पड़ेगा आपको। तो बेटा पहले क्या देख लेते हैं? इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है? वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर?
वेयर मिस कहाँ, वाज द पोइट माने कवित्री ड्राइविंग, सवार कर रही थी या सवारी कर रही थी या घूमने जा रही थी या जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी। पहली बात, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके पास कौन बैठा था, पता है आपको, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। बताओ कुछ बात है इसमें, बताओ, अभी हमने पैसेज को भी नहीं पढ़ा है और फिर भी क्वेश्चन हो गया। कौन बैठा था उनके पास, अरे उनकी माँ बैठी थी। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी है, अभी तो पैसेज भी नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने आपको पैसेज दिखाया है और पहले आपको समझाया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट नोटिस, व्हाट मीन्स क्या, डिड द पोएट माने कवित्री ने, नोटिस माने ध्यान दिया, ध्यान किया, अबाउट हर मदर अपनी माँ के बारे में, यानी उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या ध्यान दिया। तो क्या ध्यान दिया था बेटा, अरे उनकी माँ क्या थी, डोज थी, झपकी ले रही थी, ऊब रही थी, और क्या था, उनका मुंह खुला हुआ था। यही दो बातें तो नोटिस की थी, इन्हीं दो बातों पर ध्यान दिया था। पहली बात कि वो झपकी ले रही थी, ऊब रही थी, कह सकते हैं डोज थी। दूसरी बात, उनका मुंह खुला हुआ था। दो ही बातें हैं। अच्छा बेटा बताओ, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब लिखना ही तो है, तो लिखना आपको कब बताएंगे, पहले पैसेज को पढ़ाएंगे। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, विच फिगर्स ऑफ स्पीच, विच मीन्स कौन सा, फिगर्स ऑफ स्पीच माने अलंकार, क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं अलंकार। इस बार आपके सिलेबस में से बेटा ये फिगर्स ऑफ स्पीच को हटा दिया गया है, लेकिन आप फिर भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं तो इसका एक वीडियो हम बना देंगे, आपको एक लाइव चला देंगे इसका, या फिर वीडियो बना देंगे, एक ही बात है। मुश्किल से एक आधा घंटे का होगा और जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सबको एक बार डिस्कस कर देंगे और बता देंगे इसको हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उसकी पहचान भी बताएंगे, क्योंकि पहचान नहीं बताएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे कर पाओगे। तो बेटा उनकी डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो उसका भी हम एक कंप्लीट आपको वीडियो बना के दे देंगे, तो आप उसको देख लेना। अभी फिलहाल हाल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके लास्ट ईयर का होगा उसको देख लेना। क्लियर है, ठीक बेटा। तो क्या है, तो कह रहा है इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, इज यूज्ड इन द लाइन, जो लाइन दे रखी है एस एन लाइक दैट, यानी ये लाइन दे रखी है, इसमें पूछा है इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो ये बताना है आपको। क्लियर है, तीनों प्रश्न हो चुके हैं। अब बेटा पुरानी बात पे आ जाते हैं, कौन सी बात, कि पैसेज को देख लेते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन दिखा दिए हैं आपको, अब पैसेज को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाना कह सकते हैं। फ्रॉम कहां से, माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, टू कोचीन, कहां के लिए, कोचीन जो एयरपोर्ट है वहां के लिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब, लास्ट माने पिछले, फ्राइडे माने शुक्रवार मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह क्या हुआ था, मैं, कौन कह रहा है, ये कमला दास कह रही हैं, कवित्री जो है पोइटेस, पोइट माने कवि होता है और पोइटेस POETESS बेटा ये होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना अच्छी तरह से। यदि कोई स्त्री होती है, कोई स्त्री होती है तो हम क्या करते हैं, पोइटेस करते हैं, और कोई पुरुष होता है तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, खाली पोइट। तो ये क्लियर है आपका, ठीक। तो क्या हुआ, पिछले शुक्रवार की सुबह में, कौन कह रही है, कमला दास, अपने जो पेरेंट्स यानी माता पिता के घर से वाहन को लेकर कहां जा रही थी, कोचीन जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। पहली बात, आगे आई सो, मैंने देखा, माई मदर्स बिसाइड मी, यानी कि मैंने देखा जो मेरी माता जी हैं वो मेरे पास, मेरी बगल में बैठी हुई हैं। दूसरी बात, डोज ओपन माउथेड हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ कर्पोस एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो जब मेरी माताजी मेरे पास बैठी हुई थी, डोज यानी कि वो ऊँग रही थी,
झपकी ले रही थी, ऐसे कह सकते हैं कि आधी नींद में थी, ऐसा कह सकते हैं आप। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था हर फेस से, ऐसे उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था। कैसे, लाइक डेट ए कॉर्पस, जैसे कि एक मृत शरीर, यानी उनका चेहरा कैसा था, पीला दिखाई दे रहा था, जैसे कि एक मरे हुए व्यक्ति का दिखाई देता है, ऐसे दिख रहा था। यानी उनको लग रहा था कि मेरी माताजी मर गई हैं, ऐसा उनको फील हो रहा था। ठीक है बेटा। डेट शी वाज एज ओल्ड एज एंड रियलाइज, और उन्होंने अनुभव किया विद पेन, दुख का अनुभव किया उन्होंने। किसका अनुभव किया बेटा? दुख का अनुभव किया। शी वाज एज ओल्ड, कि वह इतनी बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड, जितनी वो दिखाई दे रही थी, यानी वो इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई दे रही थी। लुक्ड, बट लेकिन सून, लेकिन शीघ्र ही, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ? पुट दैट थ्रो आउट अवे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस विचार को अपने पास से छोड़ दिया। क्या किया? इस विचार को छोड़ दिया। अब पैसे समझ में आ गया है। अब आंसर देखते हैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन बता दिए थे कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, यानी कि जो कवित्री थी वो कहां पर ड्राइविंग कर रही थी? तो कहां पर कर रही थी बेटा? वो कोचीन एयरपोर्ट पर कर रही थी। पीछे पैसेज में था। तो आंसर लिखते हैं। तो आंसर जो हम यहां से बनाएंगे वो अच्छा होता है। कैसे होगा? द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। यानी पहले पार्ट का जो आंसर हो गया, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, यानी कि जो कवित्री थी वो यात्रा कहां कर रही थी? द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट के कर रही थी। दूसरी बात, हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, उनके पास कौन बैठा था? तो बेटा काफी समय पहले मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य के क्वेश्चन में हु आ जाए, यदि किसी क्वेश्चन में हु आ जाए तो बेटा उसका आंसर लिखना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से। क्यों? कि हु की जगह आप एक शब्द लगा दीजिए, जो जिसको पूछा है। तो किसके बारे में पूछा है? कि उनके पास कौन बैठा हुआ था। तो उनके पास कौन बैठा हुआ था? बेटा उनकी माताजी बैठी हुई थी, कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? यानी कि पोइट्स मदर, पोइट्स मदर यानी कि कवित्री की जो माता थी। अब इसको हम हर मदर भी कह सकते हैं। ठीक है, या पोइट्स मदर कह लीजिए या हर मदर कह लीजिए, यानी पोइट्स मदर या हर मदर, उसकी माताजी। अब यहां से ले लीजिए क्वेश्चन में से पूरा, वाज सिटिंग बिसाइड हर। बताओ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। अरे वेयर की जगह क्या ले लिया? कोचिंग ले लिया। हु के लिए क्या ले लिया? पोइट्स मदर कह सकते हैं या हर मदर कह सकते हैं, दोनों ही चीजें। तो पोइट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, यानी कि जो कवि की जो माँ है, कवित्री की जो माँ है, वो उसके साथ या उसकी बगल में बैठी हुई थी। बताओ इस आंसर में कुछ है जिसको आप ना समझ सके ना कर सके? बताइए बेटा, एक बार बता दीजिए, मैं जरूर देखता हूं। कमेंट के माध्यम से बताइए। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? फेल्ट का मतलब होता है बेटा महसूस करना। क्या होता है? महसूस करना या अनुभव करना, कह सकते हैं अनुभव करना या महसूस करना। दोनों ही मतलब हैं, जो अच्छा लगे उसको फिट कर लीजिए। क्या बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है? मुझे बताएं, क्लियर है? अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन कहां से आएंगे?
इसी पैसेज में से पूछेगा। ठीक है, तो बेटा क्लियर है, बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा इसका। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट नोटिस। व्हाट मीन्स क्या, डिड द पोएट माने कवित्री ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान किया अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में। यानी ये पूछा है कि कवित्री ने अपनी माँ के बारे में क्या ध्यान किया, क्या ध्यान दिया, ये पूछा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब मैंने स्टेंजा पढ़ाया था आपको, स्टेंजा को निकाल लेता हूं, चलो एक बार। मैंने आपको ये स्टेंजा बताया था, तो बताओ उसने क्या चीज पर ध्यान किया था। देखो उसने ध्यान किया था कि उसकी जो माँ थी वो कैसी थी, वो जमाई ले रही थी, डोज थी। ठीक है, दूसरी बात उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, यही बात है। और आगे और क्या है, हर फेस, उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था, कैसे, एक किसकी तरह, एक लाश की तरह, यानी कि एक मृत शरीर की तरह। अब ये बातें हैं, इन बातों को लिख दीजिए। बताओ कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब आंसर लिखते हैं इसका हम। तो क्वेश्चन में ऐसे बनाएंगे बेटा, द पोएट नोटिस्ड, डिड आ रहा है, हमने बताया था, समझ गए होंगे क्या होता है, ईडी जुड़ जाती है। द पोएट नोट के ध्यान दिया अबाउट हर मदर दैट, यानी पोएट ने उसके बारे में ध्यान दिया कि, दैट मीन्स क्या होता है कि, शी वाज डोजिंग, क्या कर रही थी, वो जमाई ले रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन, हर माउथ वाज ओपन, और उनका जो मुंह था क्या था, खुला हुआ था, एंड और क्या था, और क्या था, एंड और क्या था बेटा, एंड हाँ जी, एंड और क्या था बेटा, हर फेस वाज, हर फेस वाज लाइक, हर फेस वाज पेल। हम उसमें से उस वर्ड को भी ले सकते हैं जो वर्ड उसमें दिया हुआ है, हर फेस वाज पेल लाइक ए कॉर्पस। किसकी तरह, यानी कि उनका जो चेहरा था वो एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रहा था। कैसे दे रहा था, एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रहा था। यानी कि अगर आपको स्वयं लिखना है तो बेटा यहां से लोगे, यहां से उसमें नोट ध्यान किया तो ऐसे करके इसको यहां से ऐसे करके इस तरह से और यहां तक ले लोगे तो भी आपका ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आंसर बनाने नहीं आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो पैसेज है उसमें से भी आंसर को ले सकते हैं। यानी जो उतना तो वहां से ले, डेट के बाद ये इस तरह से यहां से ले लेंगे इसको, और कहां तक, यहां तक, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पहले का आंसर लेना है तो जो पहले का आंसर लोगे तो क्या था उसमें कि वो कहाँ जा रही थी और उनके पास कौन था, तो उसमें पहले का जो आंसर होगा बेटा यहां से हो जाएगा और यहां तक हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों ही आंसर आपको बता दिए हैं कि छांट के कैसे करना है और बना के कैसे करना है। लेकिन बेटा
यदि आप उनके आंसर बना के करोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 2 के 2 पूरे मिलेंगे, और यदि आप इस तरह से छांट के करोगे इसमें, तो मैं कह सकता हूं कि 1 नंबर तो आपको 100% मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। अरे 2-3 बार पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो क्या है, अब देख लेते हैं। देखो, द पोएट नोटिस्ड, ध्यान दिया अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में, डेट की सी वाज डोजिंग, वो झपकी ले रही थी, एंड हर माउथ बाज ओपन, उसका मुंह खुला हुआ था, एंड हर फेस बाज पेल लाइक, कैसा था, एक और पेस, एक यानी कि जो मृत शरीर होता है लाश जिसको बोलते हैं उसकी तरह था। तो ये तो मैंने बना के किया है, यदि आप चाहो तो ऐसे बना के भी कर सकते हो, और यदि आपने आंसर यहीं तक छोड़ दिया तो भी आपका बेटा सही है। यानी कि आपने इस आंसर को यहां तक छोड़ दिया तो भी आपका सही है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके अगर यहां तक भी आपने कर दिया है तो भी आपका आंसर पूरा ही माना जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैंने बताया था कि पहले एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे ही आते थे, एक क्वेश्चन के रूप में आते थे, बट अब जो आपके जो स्टैंजा आते हैं पोइट्री के, इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही 2 नंबर का मामला है ना, तो मेरे हिसाब से मैं इसके बारे में सोचूंगा और आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा बना के, जिससे कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें और एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको जल्दी से अच्छी तरह से आप कर सकें। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको देखो कहाँ नहीं, इसमें पूछा है कि इस लाइन में क्या है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताएगा कोई, ऐसे इन लाइक डैट। तो बेटा इसमें हमें लायक दिखाई दे रहा है, और एक नियम होता है, एक पहचान होती है कि जब वाक्य में क्या आ जाए, जब वाक्य में सो, एज, लाइक, इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी आ जाता है तो वहां पर बेटा सिमिली होता है। क्या होता है, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। वहां पर क्या होता है बेटा, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। कौन सा होता है, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन सा होता है, सिमिली होता है, SIMILE। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा हम उपमा। क्या बोलते हैं इसको, उपमा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, सिमिली होगा। तो ऐसे लिखोगे, डेट, और इसके आगे डैश करके आप क्या कर दोगे बेटा, ये लिख दिया आपने, और इसके आगे डैश करके लिख दोगे सिमिली। ठीक है, तो बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है। तीनों क्वेश्चनों को मैंने समझा दिया है, एक पैसेज और बचा है, और एक इसमें एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है बेटा, सेंट्रल आइडिया। तो देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, बट मिस लेकिन, आफ्टर मिस बाद होता है, द एयरपोर्ट मिस हवाई अड्डा, सिक्योरिटी चेक, यानी कि हवाई अड्डे की जो, हवाई अड्डे पर जो क्या हो रही थी, सिक्योरिटी हो रही थी, चेक हो रही थी, ये जांच हो रही थी, सुरक्षा की जांच हो रही थी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, यानी कुछ दूरी पर खड़े होकर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अबे आई लुक्ड हर अगेन हर, मैंने उनको देखा, यानी जो मेरी मां थी, तो मैंने जो हवाई अड्डा था आपका कोचीन, उसकी कुछ दूरी से मैंने उनको देखा, तो क्या हुआ, वन पेल, यानी कि वो मुझको कैसी दिखाई दे रही थी, वो मुझको बेरंग यानी कि फीकी। वन मिस क्या होता है, बेरंग कह सकते हैं बेटा आप, या फीकी कह सकते हैं। तो वो कैसे दिखाई दे रही थी मुझे, फीकी, पेल मिस पीला होता है, तो वो मुझको बेरंग फीकी दिखाई दे रही थी। कैसे, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि ठंड के मौसम में जो चंद्रमा होता है जब देरी से निकलता है तो उसकी जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन मुझे अपनी मां की दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट, और महसूस किया, डेट ओल्ड, उनकी जो वृद्धावस्था थी उसको महसूस किया। ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी कि जो मेरा पुराना जो परिचित
पुराना परिचित या जाना पहचाना कह सकते हैं, जो कष्ट था, जो दर्द था। यानी कि लेखिका कह रही हैं, जो कवित्री थी वो कह रही हैं कि मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, जो मेरा पुराना परिचित जो दर्द था, जो पुराना मेरा जाना पहचाना जो दर्द था, मैंने उसको महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा जो बचपन का जो भय था, बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, मैंने इतना ही कहा था। ऑल में सभी होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ होगा इतना। तो कवित्री कह रही है कि मैंने बस इतना ही कहा था, सी यू सून, कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा। यानी कि मां को इन्होंने अम्मा कहा है, और ज्यादातर गांव में अब भी लोग अम्मा के नाम से कॉल करते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा बोला जाता था, लेकिन अब इसका क्रेज कम हो गया है। अब तो माँ, मॉम, ये शब्द ही रह गए हैं। ठीक है बेटा, मम्मी और आ गया है, तो मम्मी शब्द का ज्यादा बोलबाला है, माँ तो बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। तो अम्मा तो बहुत पुराना शब्द है, लेकिन उसने कहा कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। और क्या कहा, ऑल केवल आई डिड वाज स्माइलिंग, केवल मुस्कुराते हुए। ये सब कैसे कहा कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, और ये सब मुस्कुराते हुए कहा, एंड स्माइल, और मुस्कुराते हुए, एंड स्माइल, और मुस्कुराते हुए। यानी कि मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या कहा कि अम्मा मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। तो बेटा अब इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, और तीनों क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 2 मार्क्स गेन करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान से समझना है, और जब समझ में आ जाए तभी उसका उत्तर लिखना है ठीक से। ठीक है, और जो पैसेज होता है, जो स्टैंजा होता है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड मीनिंग को समझ समझ के पढ़ना है। और एग्जाम में क्या करना है आपको, पहले आप जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ोगे, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद स्टैंजा को पढ़ोगे, ताकि जो आंसर हैं वो आपके माइंड में पहले से ही सेटल हो जाएं, पहले से ही समझ में आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई मीन्स क्यों, हैज द पोइटेस्ट मदर, यानी कि जो कवित्री की माताजी थी, क्यों बीन कंपेयर्ड, उनकी तुलना की गई है, टू द लेट विंटर्स मून, यानी कि कवित्री की मां की तुलना जो देर से ठंड के मौसम में जो चंद्रमा निकलता था उससे उनकी तुलना क्यों की गई है। तो इसमें यही पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर भी लिखना बहुत ही आसान है। यानी कि जो तुलना जो की गई है, तो जो दोनों जो थे, चंद्रमा जो था और जो मां थी उनकी, वो दोनों कैसी दिखती थी, वे दोनों बहुत ही ज्यादा यानी कि कमजोर दिखती थी, और पेल मीन्स पीली, यानी कि पीली दिखती थी, या वॉन कह सकते हैं बेरंग दिखती थी। तो आंसर को लिखते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना है बेटा, क्वेश्चन में से ही लेंगे आंसर को। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो आंसर क्वेश्चन बेस पर लिखे जाते हैं वो काफी हद तक ज्यादा सही माने जाते हैं। इसलिए जो भी उस क्वेश्चन का आप आंसर लिखना, उसको क्वेश्चन बेस पर लिखना। जैसे द पोएट्स मदर, अब देखो ये हैज है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर डिड होता है तो हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। इजार हमें हो तो हम उठा के उसको आगे रख देते हैं, हैज हैव ये शब्द हो तो उसको उठा के आगे रख देते हैं। तो क्या है हमारा यहां बेटा, हैज, तो हैज को उठा के आगे रख देंगे। बीन यहां पहले से ही है आपका, कंपेयर्ड, तुलना की गई है, टू द लेट विंटर्स मून।
यानी कि कभी कवित्री की जो माता थी हैज बीन कंपेयर्ड, तुलना की गई है। देर से निकलने वाले जो चंद्रमा था ठंड के मौसम में, उससे तुलना की गई है। की के लिए क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं कि बोथ। बोथ की दोनों, कौन दोनों, कवित्री की मां और जो ठंड में जो चंद्रमा निकलता है, दोनों। बोथ लुक्ड, दिखाई देते थे। क्या दिखाई देते थे, पेल एंड वीक। यानी कि कैसे दिखाई देते थे वो, पीले और कमजोर। इसको बेटा हम वान भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, बेरंग। तो बेरंग का जो मीन है वो हमारा यही देगा। तो कवित्री की जो मां थी उनकी तुलना की गई है, जो देर से ठंड में जो चंद्रमा निकलता है उससे की गई है। तो क्या मतलब था उनका, कि जो दोनों थे यानी उनकी मां और जो चंद्रमा था वो कैसे दिखाई देते थे, वो बहुत ही आपको पीले और कमजोर दिखाई देते थे, यानी कि बेरंग दिखाई देते थे। ठीक है बेटा, इस तरह से आंसर बहुत ही आसानी से साफ साफ शब्दों में आपको लिखना है, ताकि मार्क्स भी आपको साफ साफ अच्छी तरह से मिल सकें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी कि पुराना जो जाना पहचाना दर्द था, एक मिस क्या होता है, दर्द, कष्ट भी कह सकते हैं। यानी कि पुराना जो जाना पहचाना जो कष्ट था वो किस चीज को दिखाता है, कवित्री का जो पुराना जाना पहचाना कष्ट था वो किस चीज को दिखाता है, वो दिखाता है कि उनकी जो मां थी वो कैसी हो गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी और बीमार रहती थी, इसी चीज को दिखाता है। यानी कि जो पुराना दर्द था उनका जाना पहचाना वो किस चीज को दिखाता है, वो दिखाता है द ओल्ड familiar act। is referred to the aging, किसको दिखाता है, वृद्धावस्था को दिखाता है, एंड द सिकनेस ऑफ हर मदर। एजिंग को बेटा हम ओल्ड एज भी कह सकते हैं। अगर आपको शब्द नहीं याद आता है तो आप इसको ओल्ड एज एंड द सिकनेस को बेटा हम इलनेस भी कह सकते हैं। तो ये शब्द हैं, यदि आपको ये शब्द नहीं याद होते हैं तो इनकी जगह आप ये दूसरे शब्द भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि द ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी कि पुराना जो जाना पहचाना दर्द था, कष्ट था, इज रेफर टू क्या करता है, दिखाता है द एजिंग, किसको, वृद्धावस्था को, एंड द सिकनेस ऑफ हर मदर, और उसकी मां की बीमारी को दिखाता है। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप चाहो तो ओल्ड एज लगा सकते हो
और इसमें आप चाहो तो सिकनेस को बेटा इलनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। और इसमें भी एक ऐसी ही बात पूछी गई है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि जो बच्चे का जो चाइल्डहुड, यानी कि वाट माने क्या, इज माने है, द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, यानी कि कवित्री का जो बचपन का भय था, कवित्री का जो बचपन का भय था वो क्या था? तो कवित्री का बचपन का भय था कि मेरी जो मां है वो कहीं मुझसे बिछड़ न जाएं, कहीं मुझसे दूर न हो जाएं, और उनको ये भय हर समय बना रहता था कि कहीं मेरी मां को कुछ हो ना जाए। और ये जो डर होता है जो बच्चों में होता है, ये स्वाभाविक रूप से प्रत्येक बच्चे के अंदर छिपा होता है, और उसको ये भय शुरू से लेकर अंत तक रहता है। यानी कि जब से वो पैदा होता है, जब से वो चीजों को जानता है, और ये भय उसके मन में स्टार्ट हो जाता है कि अगर मेरी मां कहीं चली गई तो मेरा क्या होगा। तो मां के बारे में ये विचार होते हैं बच्चे के, तो ये डर होता है जो बच्चे के उसमें हर समय बना रहता है। तो आंसर देखते हैं इसका बेटा, द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। तो बेटा इसको उठा के यहां पे लगा देंगे, लॉसिंग हर मदर। तो कवित्री का जो बचपन का भय था वो था लॉसिंग हर मदर। किसका भय था? कि लॉसिंग हर मदर, की मेरी मां कहीं खो न जाए। एंड इट्स फियर becomes to hide in every child। यानी कि ये जो भय होता है बच्चे के अंदर छिपा रहता है कि मेरी मां कहीं खो न जाए, मेरी मां कहीं मर न जाए, ऐसा भय बच्चे के माइंड में रहता है। तो यही भय था जो कवित्री के मन में छिपा हुआ था कि मेरी मां का अब क्या होगा, मेरी मां बूढ़ी हो जाएंगी, बूढ़ी होने के बाद वो मर जाएंगी, और फिर क्या होगा, उनका चेहरा कैसा हो गया है, वो देखने में कैसी लगती हैं। तो ये सब थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे। तो ये था बेटा इसका आंसर, बड़े ध्यान से इसको समझना है। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के ये आते हैं, इसलिए और ही अच्छी तरह समझना है। अब चलते हैं, काफी समय से आपको इंतजार था बेटा कि हमारा जो सेंट्रल आइडिया है, जो पहले हमारी पोएम है माई मदर एट 66, वो कब पढ़ाया जाएगा। काफी दिन से आपके दिमाग में विचार में था। तो देखो बेटा ये सेंट्रल आइडिया आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो पोएम जो दी हुई है आपको, कौन सी वाली, माई मदर एट 66। ये जो पोएम दी हुई है इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसके लिए बेटा एग्जाम में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 4। इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, ताकि एग्जाम में आप इसे लिख सकें और आपको मार्क्स मिल सकें। तो बेटा हमने जो सेंट्रल आइडिया लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही सरल शब्दों के साथ लिखा है। यदि आपने इसको 2 बार भी अच्छी तरह से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपके माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएगा
और जिसको आप कभी नहीं भूल सकोगे। याद होने के बाद आप इसको कम से कम 2 बार इसको लिख के देखोगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि एग्जाम में इसको लिखना होता है, ना कि सुनाना। इसलिए लिखने से क्या होगा कि जो भी आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बड़े ध्यान से देखना है इसको। द पोएम, कौन सी पोएम? माई मदर एट 66, यानी कविता कौन सी? माई मदर एट 66, मेरी मां 66 वर्ष की, यानी 66 वर्ष की मेरी मां। इज कंपोज, जिसे रचा गया है, इसे लिखा गया है, यानी कि माई मदर एट, मेरी कविता। द पोएम, कविता कौन सी? माई मदर एट 66 इज कंपोज, जिसे रचा गया है। बाई पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स विख्यात होता है, प्रसिद्ध कह सकते हैं। तो किसके द्वारा? बाई पॉपुलर, विख्यात इंडियन, भारतीय इंग्लिश पोइटेज, यानी भारतीय अंग्रेजी की जो कवित्री हैं कमला दास। किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है इसे, या कह सकते हैं कि कमला दास के द्वारा इसे रचा गया है। ठीक है बेटा, आगे। इन दिस पोएम, इस कविता में, कौन सी कविता में? माई मदर एट 66, यानी कि माई मदर एट 66 कविता में द पोइटेस, कवित्री कमला दास, कवित्री जो कमला दास हैं, डेस्क्राइब्स, वर्णन करती हैं अबाउट द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, यानी कि डेस्क्राइब, वर्णन करती हैं किसके बारे में? जो बिछड़ने का जो दुख है, जो बिछड़ने का जो दुख है, जो दूर होने का दुख है, उसके बारे में वर्णन करती हैं कि एक दिन क्या होगा, मैं अपनी मां से बिछड़ जाऊंगी, मां मेरी मर जाएंगी, तो क्या होगा? तो उसी दुख को वो यहां पर शेयर कर रही है, वहां बता रही हैं क्या? डेस्क्राइब अबाउट द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो अलगाव, जो दूर होने का दुख है, उसके बारे में वर्णन करती हैं। सी सेज, वह कहती हैं, डेट की, सी सेज, वह कहती हैं, डेट की माई मदर हैज बिकेम ओल्ड, कि मेरी जो माँ है, मेरी जो माता हैं, वो क्या हो चुकी हैं? वो बूढ़ी हो चुकी हैं। बिकॉज, क्योंकि शी हैड एंटर्ड इन द एज ऑफ 66, क्योंकि वो 66 वर्ष की अवस्था में क्या कर चुकी हैं? एंटर कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी हैं। यानी कि मेरी माताजी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि वो 66 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। सो इसीलिए शी फील्स, वह महसूस करती हैं, दैट कि हर मदर विल डाई वेरी सून, इसीलिए वो महसूस करती हैं कि मेरी जो माँ है अब शीघ्र ही क्या होगा? अब शीघ्र ही वो मर जाएंगी। ऐसा वो महसूस करती हैं क्योंकि उनकी माताजी की उम्र 66 हो चुकी है, 66 साल की हो चुकी है, और उनकी माँ बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, बेरंग उनका चेहरा हो चुका है। तो ऐसी बात वो थिंक कर रही हैं, सोच रही हैं, ऐसा महसूस कर रही हैं कि एक अब जल्दी ही मेरी माताजी क्या होगा? मर जाएंगी। इन दिस एज, यानी कि इस अवस्था में, इन दिस एज, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? वृद्धावस्था में। सी लुक्स वेरी वीक, वह बहुत ही कमजोर दिखाई देती हैं, एंड वॉर्म, और बेरंग दिखाई देती हैं। यानी कि इस अवस्था में, यानी कि ओल्ड एज में या बुढ़ापे में कह सकते हैं कि वो बहुत ही कैसी दिखाई देती हैं? बहुत ही कमजोर दिखाई देती हैं, बहुत ही बेरंग दिखाई देती हैं। सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार, सी माने वह, लुक्ड माने, लुक्ड आउट माने बाहर देखती हैं, हर कार, अपनी कार से, ऑन द वे टू चेंज हर अटेंशन फ्रॉम हर फियर। सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार, वह अपनी कार से बाहर देखती है, ऑन द वे, रास्ते में, टू चेंज हर अटेंशन, अपने ध्यान को बदलने के लिए, यानी कि जो उनके दिमाग में चल रहा है क्या, कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, अब वो मर जाएंगी, अब क्या होगा? तो इन बातों को अपने ध्यान से हटाने के लिए वो शीशे से बाहर देखती हैं, और क्या? ताकि उनका जो भय है
वो उससे मुक्त हो जाएं, उससे दूर हो जाएं। सी सॉ वह देखती हैं, दैट माने की, वह देखती हैं कि यंग ट्रीज की युवा पेड़ वर रनिंग वेरी फास्ट, कि जो युवा पेड़ हैं वो बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। कैसे? बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन वर हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? जो घरों से निकल रहे हैं वो कैसे हैं? वो खुश नजर आ रहे हैं। यानी कि बच्चे खुश नजर आ रहे हैं और पेड़ ऐसे लग रहे हैं कि वो दौड़ रहे हों। जो युवा पेड़ यानी कि जवान पेड़, ऐसा फील हो रहा है कि पीछे को वो दौड़ रहे हैं। वैन माने जब, सी रीच द एयरपोर्ट, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं यानी कि जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं, विद हर मदर, किसके साथ? अपनी माता के साथ, अपनी माता जी के साथ जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं। कौन से हवाई अड्डे पर? कोचीन का जो हवाई अड्डा था वहां पर पहुंचती हैं। हर मदर वाज लुकिंग वेरी वीक, उनकी जो माताजी थी वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका जो स्वास्थ्य था वो ऐसा लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य टूटने वाला है। यानी कि जब वो वहां पर पहुंची, कहां पर? हवाई अड्डे पर पहुंची, तो उन्होंने अपनी मां को देखा तो वो बहुत ज्यादा कमजोर और उनका जो स्वास्थ्य था वो ऐसा लग रहा था कि अब ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी। सो इसीलिए द पोएटेस लुक्ड अगेन हर सैड, इसीलिए जो कवित्री हैं वो देखती हैं, फिर से देखती हैं हर सैड, उनके दुख को, यानी उनको दुखी होकर, जो उनकी जो पुत्री थी कमला दास, उनको दुखी होकर फिर से देखती हैं। सीइंग हर सैड फेस, और उनके दुखी चेहरे को देखकर, यानी कि जो माता थी उनकी वो दुखी नजर आ रही थी, तो उनके दुखी चेहरे को देखकर, उनकी जो मां थी वो कैसी थी? वो दुखी नजर आ रही थी, तो उनके दुखी चेहरे को देखकर सी यू सून, तो वो उनसे कहती हैं सी यू सून, कि मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी। अम्मा, क्या कहा? अम्मा मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी, यानी कि मां को अम्मा कहते हुए उन्होंने पुकारा है कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। और क्या कहती हैं? सी स्माइल, और वे मुस्कुराती हैं। अगेन एंड अगेन, और वो फिर से मुस्कुराती हैं। टू गिव हर ए स्माइल, और उनके लिए एक, सी गिव हर ए स्माइल, यानी कि मुस्कुराते हुए। कैसे बोलती हैं? मुस्कुराते हुए कैसी हैं? कहती हैं कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी, मुस्कुराते हुए कहती हैं। एंड द अदर हैंड, और दूसरी ओर मदर गॉड सेटिस्फैक्शन, और मदर गॉड यानी कि माताजी को संतोष मिल जाता है। माताजी को संतोष मिल जाता है किस बात से? कि जो उनकी लड़की कह रही है कि मम्मी मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी, जल्दी ही मिलूंगी, और मुस्कुराते हुए कह रही है, तो जो उनकी माँ है उनसे उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ज्यादा आराम मिलता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा खुशी मिलती है या बहुत ज्यादा संतोष मिलता है। बाय द पोएटेस फेयरवेल, किससे? जो कवित्री उनको विदाई देती हैं, यानी कवित्री की विदाई से उन्हें उनकी जो माँ है उनको बहुत ज्यादा क्या मिलता है? संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि जब वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अम्मा मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, और इस बात को मुस्कुराते हुए कहती है कवित्री, तो इस बात से उनकी माँ को बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, बहुत ही उनको अच्छा लगता है, यानी कह सकते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये था बेटा इसका सेंट्रल आइडिया, जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आना है। कितने नंबर का आना है? 4 नंबर का आना है बेटा, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से।